जय हिंद दोस्तों, मैं अविनाश आपका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट चॉइस पे। और आज हम सब लगाने वाले हैं बहुत सारे सवाल। तो हम सब एक सवाल को लगाएंगे और उसमें मालूम चलेगा कि बहुत सारे सवाल का हम लोग जवाब ढूंढेंगे, उसका कारण देखेंगे, जिससे आपको बहुत सारे सवाल बनेंगे। तो चलिए हम सब देखते हैं आज उसी सवाल को जो हमेशा आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो पहले आप अपना आंसर लगा लेंगे वीडियो पॉज करके, और फिर आपको आंसर तो मिल ही जाएगा जो मैं बताऊंगा। तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये रहा आपका पहला सवाल, जिसमें बोल रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो अगर कनिष्क के बारे में देखेंगे तो कनिष्क के जो शासनकाल में बौद्ध महासभा हुआ था, तो सभा हुआ था वो कौन सा था, तो चतुर्थ महासभा था। कौन सा था? चतुर्थ महासभा हुआ था। ये हुआ था कब? तो ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र थे। और उस समय शासन किसका था? कनिष्क का। और कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में। और कश्मीर में भी कहाँ? तो कुंडलबन। कश्मीर में कहाँ पर? तो कुंडलबन में हुआ था सर। तो ये हम लोग देख लिए। लेकिन अगर बात करते हैं कि सर ये तो चौथा था, लेकिन पहला, दूसरा और तीसरा कहाँ हुआ, तो अगर हम लोग प्रथम की बात करेंगे तो प्रथम हुआ था राजगिरी में। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। और राजगिरी में भी कहाँ? तो 483 ईसा पूर्व में। राजगिरी में कब हुआ था? तो 483 बीसी में हुआ था। और उस समय इसका अध्यक्ष थे कौन? तो महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। और शासनकाल था किसका? अजातशत्रु का। किसका था? अजातशत्रु का क्या था? शासनकाल था। अगर देखें हम लोग द्वितीय महासभा का, तो हुआ था 383 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 383 बीसी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। जो कहाँ पर था? तो बिहार में ही वैशाली। तो उसी वैशाली में हुआ था। और उस समय अध्यक्ष थे सवाकामी। कौन थे? सवाकामी थे। और हम लोग बात करें कि उस समय शासन किसका था, तो उस समय कालाशोक का। यानी पहला में किसका था? तो पहला में अजातशत्रु का, और दूसरा में किसका था? कालाशोक का। उस समय शासनकाल था, हुआ था वैशाली में 383 ईसा पूर्व में, यानी उसके 100 वर्ष बाद। अगर हम लोग बात करें कि सर तृतीय कहाँ हुआ था, तो तृतीय की अगर बात करें कि तृतीय कहाँ हुआ था, थर्ड वाला, तो ये वाला पहले देख लीजिए, इसका ईस्वी देख लीजिए। तो 255 बीसी में हुआ था, 255 ईसा पूर्व में। और उस समय कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और उस समय इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? मोगलीपुत्र तिस्था। कौन सा नाम था? तो मोगलीपुत्र तिस्था। और शासनकाल किसका था? अशोक का। और चतुर्थ में देख ही लिए थे, तो चतुर्थ में कहाँ हुआ था? तो कुंडलबन कश्मीर में, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था। उस समय हम लोग देखें कि ये जो इसका अध्यक्ष था कौन था? वसुमित्र अश्वघोष था। और देखिए शासनकाल किसका था? कनिष्क का था। तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो गया? तो एक। चलिए हम सब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई। तो कहता है कि कब दिया गया था भाई? तो 23 मार्च 1931 को। कब? तो 23 मार्च 1931 को। जबकि देना बाद में था, लेकिन अंग्रेज इतना प्रेशर में आ गए थे, उनको लग रहा था कि देश में कुछ बड़ा आंदोलन न कर दे लोग, इसलिए इनको फांसी पहले ही दे दिया गया। आप इसके बारे में बहुत सारी बात जानते होंगे। इनके बारे में हमको ज़्यादा बताना बहुत, हमको ये नहीं लगता है कि इनके बारे में बहुत लोग को बताना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे लिए कौन से आइडियल पर्सन है। भले ही लोग इनको शहीद का दर्जा न दे, सरकार शहीद का दर्जा न दे, लेकिन हम तो इन्हें शहीद ही मानेंगे। लोग इन्हें अभी भी क्या बोलता है? तो उग्रवाद टाइप का उसमें लोग जो समझता था अंग्रेज सरकार, और आज भी इनको शहीद का दर्जा नहीं मिल पाया है। तो चलिए खैर ये अलग बात है, राजनीति वाली बात है। लेकिन हम सब देखेंगे क्या, तो 23 मार्च 1931 को। कब? तो तीनों को फांसी दिया गया था। और फांसी लगने से पहले तीनों क्या किए थे? तो इस फांसी के फंदे को चूम लिए थे, एक दूसरे से गले मिले थे, और वहाँ पे नारे लगाते हुए, और तीनों अपने फांसी की सज़ा को कबूल किए। तो कब? 23 मार्च 1931 को। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। पित्तल किसका बना होता है? तो अगर पित्तल की बात करें किसका बना होता है, तो पहले आप आंसर लगा लीजिएगा। तो देखिए, तो पित्तल की बात करें तो सर इसमें रहता है कॉपर रहता है। क्या रहता है? कॉपर। कितना प्रतिशत? तो 70% रहता है। और क्या? तो जिंक रहता है, जेडेन रहता है, जिसको जस्ता भी बोलते हैं। तो कहता है कि जिंक रहता है कितना? तो 30% रहता है। तो आपका सवाल क्या बोल रहा था? पित्तल किसका बना था? तो तांबा और जस्ता का। ऑप्शन ए हुआ। अगर इसमें हम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा मिला दें, यानी कॉपर को अगर 80% कर दें और जिंक को 20% कर दें, तो ये बन जाएगा क्या? डच मेटल बन जाएगा। तो हम लोग देखें, खैर पित्तल की बात बोला था, तो तांबा और जस्ता से मिलकर के बना होता है। चलिए अगले सवाल पे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था उसका संबंध किससे था भाई? तो अगर हम लोग समझेंगे आज वाला अर्थशास्त्र इकोनॉमी, तो वाला इकोनॉमी वाला नहीं है, इकोनॉमिक्स वाला नहीं है, वाला अर्थशास्त्र है। इसका मतलब क्या था? राजनीतिक नीतियां से, यानी उस समय जितना भी जो राजनीति से संबंधित जो नीति वगैरह था, तो इसी अर्थशास्त्र से उसका संबंध था। तो हम सब देखेंगे कि कौटिल्य के बारे में। और जो कौटिल्य थे, इनका आप पीछे में देखोगे कि पीछे में जो बड़ा सा टिक्की वाला रखने वाले पर्सन थे, यही थे। और सच कहिए तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इनको यही सम्राट बनाने वाले थे। उसका खुद प्रधानमंत्री बने और उसको क्या किए? तो बादशाह बनाए। तो खैर हम सब देखें क्या कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध किससे था? तो राजनीतिक नीति से, न कि आर्थिक जीवन से। चलिए अगला सवाल देखिए, और अगला क्या बोल रहा है?
जनरल डायर को गोली मारकर हत्या किसने की? तो देखिए आप पहले देखिए कि जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कौन किया था भाई। तो देखिए मदन लाल धिंगरा या तो फिर भगत सिंह, खुदीराम बोस या तो उधम सिंह, तो कौन मारने वाले थे? तो देखिए ये वाला जो जनरल डायर था इसी को कब मार दिए थे? तो 13 मार्च को सर, कब? 13 मार्च 1940 को। कहाँ मारे थे? तो लंदन में जाकर के। ये जो जनरल डायर था ये क्या था? पंजाब का पहले गवर्नर भी रह चुका था। और इसी को कौन मारे थे? उधम सिंह जाकर के वहीं पर लंदन में इसे गोली मारे थे, गोली से भून डाले थे। जब उधम सिंह गोली मारने का कारण क्या था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल को हुआ था 1919 को, इसी से क्या थे? बहुत दुखित थे। और ये सब घटना को देख करके इनको लगा कि नहीं, अब कुछ न कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, और जाकर के वहाँ पर बदला ले ही लिए थे उधम सिंह हमारे क्या थे? तो सरदार थे। अब देखिए अगला सवाल चलते हैं। कहता है निम्न में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज की है? तो अगर हम लोग बात करें मेगास्थनीज की पुस्तक की बात करें तो पहले हम लोग अगला से देख लेते हैं, मुद्रा राक्षस। ये मुद्रा राक्षस किसका है? तो विशाख दत्त का है। किसका है? विशाख दत्त का है। फिर अगर हम बात करें इंडिका की, तो इंडिका किसका है? तो इंडिका इसी मेगास्थनीज की है। किसका है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का है, इंडिका है भाई। अगर बात करें अर्थशास्त्र का, तभी हम लोग देख रहे थे किसका है? कौटिल्य का है। किसका है? तो कौटिल्य का। और अगर कुमार संभव देखेंगे तो किसका है भाई? तो कालिदास का। और ये क्या है? तो एक महाकाव्य है, वाला क्या है? एक महाकाव्य है। अगर हम लोग बात करें मुद्रा राक्षस के बारे में, तो संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक टाइप का एक है मुद्रा राक्षस। लेकिन हम लोग देख रहे थे कि मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सा है? तो कौन सा था? इंडिका था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग चूहा मारने की दवा में किया जाता है? पोटेशियम साइनाइड का, इथाइल अल्कोहल का, मिथाइल आइसोसाइनेट या तो इथाइल आइसोसाइनेट का। तो देखिए चूहा मारने, अगर चूहा को कोई मारता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चूहा की मृत्यु को हम लोग क्या बोलते हैं? रेड्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड्रोसाइट के नाम से जानते हैं। चूहा की मृत्यु को क्या बोलते हैं? रेड्रोसाइट बोलते हैं। जो उसका दवा हम लोग करेंगे, यूज करें तो उसको रेड्रोसाइट के नाम से जानते हैं। यानी चूहा की अगर हत्या करना रेड्रोसाइट कहलाता है। तो कहता है कि जितना भी जो रेड्रोसाइट होगा उसमें क्या रहता है? तो पोटेशियम साइनाइड का, हम लोग पोटेशियम साइनाइड का यूज करते हैं। तो कौन सा होगा? तो ए होगा। और ये बहुत जहरीला होता है, अगर आदमी भी इसे खा ले तो आदमी की भी मृत्यु हो सकती है। तो थोड़ा सा इसे संभल करके हम लोग को रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कौन के थे? बिमोश चंद्र बनर्जी, या तो दादा भाई नौरोजी, या तो बदरुद्दीन तैयब जी, या तो जॉर्ज यूले। तो कौन किए थे? तो अगर हम लोग बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अगर अध्यक्ष की बात करें तो कब हुआ था भाई? तो 1885 में। कब? अगर 1885 में जो पहला अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ? तो मुंबई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। उसे मुंबई उस समय नहीं, हम उस समय बम्बई ही बोलते थे, बम्बई। और कहता है पहला अधिवेशन था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, जिन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? बिमोश चंद्र बनर्जी थे। WC बनर्जी, बिमोश चंद्र बनर्जी। और इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कितना था? 72 प्रतिनिधि। तो आपसे बोलेगा कभी कभी कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो कितना लिया था? 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कब हुआ था? तो 1885 में। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में, यानी बम्बई में। हम लोग बात करें द्वितीय की सर, तो द्वितीय की अगर बात करें तो कब? तो एक साल बाद, लगभग एक साल पे होता था। तो 1886 में हुआ। और कभी कभी अगर ज़्यादा जरूरत पड़ा तो एक साल में 2 बार भी हुआ है ऐसा करके। तो हम सब देखेंगे कि दूसरा कब हुआ? तो 1886 में। और ये कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। और कहता है कि यहाँ पर कौन थे अध्यक्ष? कौन थे भाई? तो यहीं पे बने थे दादा भाई नौरोजी। जो दूसरा का आपसे पूछ रहा है कि दूसरा अधिवेशन था तो कहाँ हुआ? कलकत्ता में 1886 में। और इसी के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। अगर हम लोग बात करें तृतीय की, तो तृतीय कब हो गया था? तो बस एक साल बाद, और यानी 1887 में हुआ। और ये वाला कहाँ पर हो गया था? तो ये हो गया था कहाँ पर? मद्रास में। यानी जिसको हम लोग चेन्नई बोलते थे उसको उस समय मद्रास के नाम से जानते थे। और इस समय कौन थे? उसके अध्यक्ष कौन बनते थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब जो बदरुद्दीन तैयब जी थे और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो आपसे बहुत बार ये वाला सवाल पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे भाई? तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और कब? तो तृतीय जो तीसरा ये था अधिवेशन था, कांग्रेस का अधिवेशन था, तीसरा था, जो 1887 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो मद्रास में। इसी में कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। देखिए बदरुद्दीन तैयब जी इसमें आए थे, बिमोश चंद्र बनर्जी भी आए थे, दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर तो दादा भाई नौरोजी था। अच्छा, जॉर्ज यूले भी देख लीजिए। तो प्रथम जो ये था अंग्रेज अध्यक्ष था। कौन था भाई? तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। और ये चौथा था। कौन सा था? चौथा अधिवेशन था, जो कब हुआ था? 1888 में। और ये कहाँ पर हो रहा था? तो इलाहाबाद में। कहाँ हो रहा था? इलाहाबाद में। तो आपसे बोलेगा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन सा? तो बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो कौन सा था? जॉर्ज यूले था। जो कब? तो चौथा हो रहा था अधिवेशन जिसमें। और कब हुआ था? तो 1888 में। कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में। तो चलिए हम लोग का आंसर कौन सा हो गया? दादा भाई नौरोजी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ?
तो अगर बात करेंगे उड़ीसा की, उड़ीसा कब अलग हुआ भाई, तो ये 1936 में हुआ है। कब हुआ है, 1936 में हुआ है। बिहार उड़ीसा से अलग हो गया था। अगर हम लोग बात करें कि बिहार और उड़ीसा जब एक साथ में था, तो इससे पहले कहाँ से अलग हो गया था, बिहार किससे अलग हो गया था, तो बंगाल से। कहाँ से हो गया था, बंगाल से अलग हुआ था। और ये कब हुआ था, तो हो गया था 1912 में। कब हो गया था, 1912 में। और कब, उस समय डेट कितना था, अगर और छोटा आपसे डेट पूछे तो कब था, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1912 में कब से हो गया था, तो बंगाल और बिहार अलग हुआ, जिसमें उस समय उड़ीसा भी इसमें सम्मिलित था। अगर हम लोग बात करें कि सर ये जो उड़ीसा और बिहार अलग हुआ था, तो उसका डेट कितना था, तो ये 22 मार्च था। कब था, तो 22 मार्च 1936 को कब हो गया था, तो बिहार और उड़ीसा अलग। अगर हम लोग बात करें किसका, तो 2000 का, तब 15 नवंबर को, कब, तो 15 नवंबर 2000 को कौन अलग हो गया था, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार और कौन हुआ था, झारखंड। बिहार से कौन अलग हो गया था, तो झारखंड अलग हो गया था। और 1947 को तो हम लोग जानते हैं क्या, जो हम लोग का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था। तो चलिए हम लोग अगला सवाल पे चलते हैं। सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है, तो सिगरेट लाइटर में किसका हम लोग यूज करते हैं, तो जरा देखिएगा, तो सिगरेट लाइटर में हम लोग किसका करते हैं, ब्यूटेन का। किसका करेंगे, ब्यूटेन का। तो हम लोग सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का यूज करते हैं। अगर बात करें प्रोपेन का, तो प्रोपेन का यूज कहाँ पे करते हैं सर, तो अगर कोई भी व्हीकल जैसे बस वगैरह आज जो चलता है, आजकल जो बस चलने लगा है जो गैस से चलता है, तो हम लोग वहाँ पे प्रोपेन का यूज कर लेते हैं। अगर मीथेन की बात करें, तो जो गोबर गैस रहता है उसमें मीथेन गैस का प्रयोग होता है। और अगर बात करें रेडॉन की, तो रेडॉन को हम लोग क्या करते हैं, तो कैंसर थेरापी में इसका यूज करते हैं, यानी कैंसर का जो इलाज वगैरह करते हैं उसमें भी। या तो अगर किसी को क्या हो जाता है, तब अगर हम लोग देखते हैं क्या, तो ट्यूमर की बात करें, किसका बात करें, ट्यूमर की, तो ट्यूमर में भी किसका हम लोग यूज करते हैं, तो अगर ट्यूमर का ट्रीटमेंट करना, उसका इलाज करना, तो उसमें हम लोग रेडॉन का यूज करते हैं। तो खैर हमसे बोला था सिगरेट लाइटर में किसका, तो ब्यूटेन का। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो पहले हम सब देखेंगे, ऑप्शन ए है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित और गांधीवादी। तो देखिए हम लोग अर्थव्यवस्था 3 टाइप का देखते हैं, कौन कौन देखते हैं, तो समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। अगर बात करें समाजवादी की, तो समाजवादी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। और ये कैसा होता है, कहने का मतलब कि यहाँ पे जितना भी जो संसाधन रहेगा उस पर किसका रहेगा, तो सिर्फ जनता इसका रहेगा, गवर्नमेंट का अधिकार रहेगा। किसका रहेगा, तो गवर्नमेंट का। और ये सब जनता की भलाई के बारे में सोचेगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था। यानी कहने का मतलब यहाँ पर कोई पर्सनल आदमी का कुछ नहीं रहेगा, जो भी रहेगा गवर्नमेंट का रहेगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या, सोशलिस्ट यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे। मन कर रहा है कि सर कहाँ कहाँ कहीं पे है कि नहीं, तो हाँ चाइना में ऐसा ही है। कहाँ पे, चाइना में ऐसा है, वियतनाम में भी देखेंगे इसी ढंग का, क्यूबा में भी इसी ढंग का है, तो हम सब देखें वहाँ पे। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें, तो पूंजीवादी कहाँ पर, तो कहता है कि अगर कोई अर्थव्यवस्था ऐसा है जहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ नहीं, गवर्नमेंट का नहीं, सब किसका रहेगा, तो किसी निजी व्यक्ति का रहेगा। किसका रहेगा, किसी निजी व्यक्ति का रहेगा, किसी निजी का अधिकार रहे, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, पूंजीवादी। यानी इसको क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट बोलेंगे। और कैपिटलिस्ट में क्या क्या होता है, तो कैपिटलिस्ट में सिर्फ क्या होता है सर, तो उसमें गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं रहता, सिर्फ किसी निजी व्यक्ति का, निजी संस्थान का उसमें अधिकार रहेगा, और ये सिर्फ अपना निजी फायदा देखेगा। और कहता है कि पूंजीवादी कहीं कहीं है कि नहीं, तो हाँ सर है। कहाँ में, अगर हम लोग जाएंगे कहाँ पर, तो अमेरिका में ही मिलेगा, बांग्लादेश में जाएंगे तो ये वाला मिलेगा, जापान जाएंगे तो ये वाला मिलेगा, कनाडा में ही मिलेगा। तो हम सब देख लिए कि वाला कहा था पूंजीवादी। और कहता है भारत में कैसा है, तो देखते हैं भारत में ट्रेन कैसा, तो भारत में हम लोग देख रहे हैं कि भारत में सर अपना ट्रेन देखेंगे तो गवर्नमेंट का भी है, और अब तो हमारे मोदी जी है जो क्या कर रहे हैं, तो प्राइवेट भी कर रहे हैं। तो दोनों टाइप का, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का। सिर्फ मैं ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, या तो कोई कंपनी रहे, या तो जो भी यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था में जितना भी जो हमारे पास में संसाधन हो, तब किसी चीज़ पे गवर्नमेंट का भी अधिकार है, और कहाँ कहीं कहीं किसका है, तो किसी निजी व्यक्ति का भी। तो हम लोग देख रहे हैं दोनों का है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और गांधीवादी कोई अर्थव्यवस्था नहीं होता है। तो चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। महापरिनिर्वाण करने का मतलब उनका मृत्यु वगैरह, तो कहता कि कहाँ पे उनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो क्या हुआ था महापरिनिर्वाण। तो पहले हम लोग देखते हैं लुम्बिनी से क्या संबंध था। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो यही लुम्बिनी में हुआ था, जो कपिल वस्तु में पड़ता है। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कब, तो 563 बीसी में हो गया था, इनका जन्म हो गया था। इनका पिता का नाम था क्या, सुधोधन नाम था। माता माया देवी नाम था, माता का नाम। और जो माया देवी थी भाई, वो क्या हो गई थी, इनका मृत्यु हो गया था। इनके जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गया, जिसके कारण इनकी सौतेली माँ जो कौन थी, गौतमी थी, वही इनका पालन पोषण की। हम लोग देख रहे हैं कि इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ इनका नाम था। तो हम लोग देख लिए क्या कि लुम्बिनी का संबंध किससे था, इनके जन्म से था। अगर बात करें कुशीनगर की, किसका बात करें, कुशीनगर का, तो कहता है कुशीनगर जो पड़ता है कहाँ में, यूपी में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, यूपी में। तो यूपी के देवरिया के पास में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, देवरिया में पड़ता है। कौन सा, कुशीनगर।
और कहता है कि यहीं पर इनका मृत्यु हो गया था। कब? तो 80 वर्ष की अवस्था में, यानी 80 वर्ष की अवस्था में तो इनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ जो चुंद वगैरह था उसी के भोजन यहाँ ग्रहण किए थे उसी की वजह से। तो हमसे पूछ रहा था कि क्या महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। तो ऑप्शन बी। मन करता सर कपिल वस्तु का संबंध देख लिए उनके जन्म से ही, जो लुम्बिनी कुशी कपिल वस्तु में ही पड़ता है। हम लोग देख लिए कि बोध गया, तो कहता है कि बोध गया में क्या होता है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। लगातार 6 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए क्या किए थे? तो तपस्या वहाँ पे किए थे। और जब इनका उम्र था उसमें 35 वर्ष की उम्र था, उस समय क्या था? तो बैसाख पूर्णिमा की रात में इनका क्या हुआ था? तो वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देखिए कि अभी भी पीपल का वृक्ष वहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन वो वाला नहीं, कोई दूसरा है। तो कहता है कि पीपल का वृक्ष, और कहता है कि उन एक नदी था जिसका नाम था क्या है? निरंजना। क्या नाम है? निरंजना नदी। मैं क्या बोल रहा हूँ? निरंजना नदी, जिसको हम लोग क्या जानते हैं? तो फल्गु के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? फल्गु के नाम से जानते हैं। तो इसी फल्गु नदी, निरंजना नदी के तट पर इनको क्या हुआ था? तो बैसाख पूर्णिमा के दिन में इनका क्या हो गया था? तो हम देखेंगे कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तब से इनको क्या कहलाने लगा? तो बुध उसके बाद कल है। तो कहा महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कहाँ हम लोग देखेंगे? सर कुशीनगर में। तो ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल 13 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा दिन, देखिए 2 बार हो गया, शायद जो टाइपिंग वाले से थोड़ा मिस्टेक हुआ। निम्न में से कौन सा दिन 2-3 बार हो गया। तो अगर देख लिए निम्न में से कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर बात करें डायबिटीज दिवस की तो कब होता है? तो 14 नवंबर को। कब होगा? तो 14 नवंबर को। और 14 फरवरी आप लोग जानते हैं, हमको बताने का जरूरत नहीं है कि बता दें। तो चलिए बताते हैं। इसी दिन आप लोग जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं तो ये वाला 14 फरवरी को वाला मनाते हैं, और 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? डायबिटीज़ दिवस मनाते हैं। और डायबिटीज़ आप जानते हैं कि इंसुलिन की कमी के कारण होता है। किसके कारण? तो इंसुलिन की कमी के कारण, यानी इंसुलिन का अगर स्राव कम होने लगेगा तो हम लोग को क्या हो जाएगा? तो रक्त शर्करा, जो रक्त अपना है भाई, खून है, उसमें क्या हो जाएगा? तो शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगा। और क्या होगा? तो हम लोग को उसी को बोलते हैं कि डायबिटीज़, या तो चिनिया रोग लोग बोल देता है, या तो मधुमेह बोलते हैं। कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। चलिए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कहता है कि अजात शत्रु का संबंध किससे था? तो अजात शत्रु का संबंध किस वंश से था? तो देखिए अजात शत्रु का संबंध था हर्यंक वंश से। किससे था भाई? हर्यंक वंश से। तो हर्यंक वंश से हम लोग देख लीजिए सर इसका संबंध था। थोड़ा और देख लीजिए, अजात शत्रु के बारे में आएंगे गए तो थोड़ा सा देख लीजिए। कहता है कि अगर हर्यंक वंश की जो हर्यंक वंश की बात करें तो कहता है कि इसमें क्या था? जो अजात शत्रु इसी से संबंध रखता था। और अजात शत्रु था अपना पिता बिंबिसार के हत्या करके क्या हुआ था? तो गद्दी पर बैठा था। अजात शत्रु को हम लोग कुनिक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कुनिक के नाम से जानते हैं। अगर बात करें कि जो हर्यंक वंश था इसका अंतिम शासक कौन था? तो बहुत बार पूछा है। तो कौन था? नागदशक। कौन था? नागदशक। किसका? नागदशक किसका पुत्र था? तो ये किसका पुत्र था? उदयन का। किसका पुत्र था? तो उदयन का पुत्र था। कौन? नागदशक। तो चलिए हम लोग अगला सवाल पे चलते हैं। 15 नंबर सवाल, उत्तर बिहार किस लिए विख्यात है? तो अगर हम लोग बात करें उत्तर बिहार की, यानी नॉर्थ बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अगर देख लीजिए किसके लिए? तो कृषि, अकाल, या तो भारी उद्योग, तो बाढ़ग्रस्त के लिए। तो कहता है कि जो उत्तर बिहार है भाई, आज भी स्थिति देखिएगा उत्तर बिहार का, तो बेचारा हमेशा पानी से डूबा हुआ है। गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है इस पर। तो वहाँ पे कैनल वगैरह बना दे, किस ढंग से वहाँ पे ठीक करें। यहाँ तो सबको वोट चाहिए, किसी ढंग से भी जा करके लोग को फिर पोटिया लेता। हम लोग भी उसी टाइप के हैं, जो नेता बोलेगा हम लोग भी कर देते हैं, उसका पीछे लघुआ बनते हैं तो काम निकालबे करेगा। तो देखिए अगर हम लोग देखेंगे उत्तर बिहार का, तो किसके भाई? तो बाढ़ ग्रसित है। आज भी हमारे वहाँ पर जो बिहार भाई हैं वहाँ बहुत समस्या है। तो हम लोग देख रहे हैं कि बाढ़ के लिए वहाँ पर बहुत प्रभावित है। कृषि समृद्धि क्या होगा भाई? जब बाढ़ आवल रहेगा तो कृषि होगा, वहाँ पे नहीं होता है। अकालग्रस्त कहाँ से? बाढ़ तो इतना भारी उद्योग लगेगा, कोई उद्योग लगाता है अपना बिहार में? सब तो यहाँ पर नौटंकी करता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि किसके लिए वहाँ पे किससे संबंधित है? तो बाढ़ग्रस्त है। और कहता है सर बाढ़ आने का कारण क्या है? तो अगर हम लोग बात करेंगे नॉर्थ बिहार में, तो कहता है वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं। जैसे हम लोग देख लेंगे महानंदा को, देख लेंगे किसको? महानंदा को। हम लोग देख लेंगे सर कोसी को, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, गंडक है। तो सब क्या है सर? वहाँ पर नदी है, जिसके कारण क्या है? तो बिहार का जो उत्तरी बिहार है वो क्या है? तो हमेशा क्या है? तो बाढ़ से डूबा रहेगा, खासकर कब? तो बरसात के दिन में। कहता है अगला, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। कहता है कि आलू क्या है? अगर आलू की बात करें तो आलू है क्या? जड़, तना, बीज या फल? तो क्या है भाई? आलू है क्या? तो हम लोग आलू की बात करें तो आलू क्या है? आलू एक तना है। आलू क्या है? तना है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि आलू तो नीचे में सर बैठता है तो ये वाला क्या रहोगा? तो दूसरा चीज जड़ रहोगा, नहीं, जड़ नहीं रहता। ये वाला क्या है? तो तना है। ये वाला क्या है? तो तना है। आप लोग जो प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, अदरक खाते हैं, सब क्या है? तो सब क्या है? तना है। तो हम लोग देख लीजिए, तो तना किसका किसका खाते हैं? आलू का, प्याज का, फिर किसका मैं बोला? अदरक का, लहसुन का, ये सब क्या था? तो तना था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अवंती महाजनपद की वर्तमान स्थिति कहाँ है? अगर हम लोग बात करें अवंती की सर, तो अवंती
की स्थिति कहाँ अभी अगर वर्तमान में देखें तो देखिए पहले मैं देखता हूँ अवंती के बारे में। तो अवंती की अगर बात करेंगे तो अवंती का उस समय राजधानी जो था कहाँ था, तो उज्जैन था। कहाँ था? उज्जैन था। हम लोग बात करेंगे कि जनपद महाजनपद के वो था तो 16 गो महाजनपद था। कितना था? 16 महाजनपद था। और इसका चर्चा कहाँ पर पड़ता है तो हम लोग देखेंगे कहाँ पर, अंगुत्तर निकाय। कहाँ देखेंगे? अंगुत्तर निकाय जो किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है अंगुत्तर निकाय। और कहता है कि उसी में 16 महाजनपद का चर्चा मिलता है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अवंती जो था उसका राजधानी कहाँ था? उज्जैन। या तो हम लोग उसी को क्या महिष्मती भी देखते हैं वहाँ पर। और ये कहाँ पड़ता था? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता था? तो मध्य प्रदेश में, जो मालवा के क्षेत्र में पड़ता है। कहता सर कोई यूपी में था कि नहीं महाजनपद? तो यूपी में एक नहीं बहुत सारा था। हम लोग देखेंगे यूपी में कौन था? तो कौशल वहीं पर था, कौशल था। काशी देखेंगे, वत्स देखेंगे, तो सब कहाँ पर था? तो सब यूपी में। अगर कौशल की राजधानी देखें तो कौशल का कौन था? श्रावस्ती था। काशी का क्या था? तो वाराणसी, जो हम लोग अभी जानते हैं। वत्स का क्या था? कौशाम्बी था। अच्छा सर बिहार में कोई था कि नहीं? अरे भाई बिहार में भी था। हम लोग देखेंगे अंग कहाँ था? तो बिहार में, जिसका राजधानी क्या था? चंपा था। हम लोग देखेंगे मगध, यही बिहार में था, जिसका गिरिब्रज राजगीर था। अगर गांधार देखेंगे सर तो गांधार कहाँ पर था? तो सर पाकिस्तान में था। जो गांधार का हम लोग राजधानी देखें तो तक्षशिला था, और ये कहाँ पर था? पाकिस्तान में। चलिए हम लोग देख रहा था अवंती महाजनपद का वर्तमान स्थिति कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? तो मालवा के क्षेत्र में। चलिए हम लोग अगला सवाल पे चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अगर हम लोग बात करें पानीपत का युद्ध के बारे में, प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो देखिए बाबर मेन रूप से 4 गो युद्ध लड़ा था, लगातार लड़ा था, हर एक साल पे लगभग। हम लोग देखेंगे जिसमें अगर हम लोग बात करें कि बाबर राणा सांगा के साथ कब लड़ा था, तो बाबर राणा सांगा के साथ लड़ गया था 1527 में। कब लड़ा था? 1527 में। और कहता है कि और छोटा डेट पूछ देगा तो कब हो जाए, तो 17 मार्च था। क्या था? 17 मार्च 1523 में। और कहाँ हुआ था? तो इसी को हम लोग खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। और क्या हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के, और सब में बाबर ही विजय हुआ था। सब में कौन जीता था? बाबर ही जीता था। देखिए तो इसके बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 में हुआ था, 17 मार्च को हुआ था। अगर हम लोग बात करेंगे मेदिनी राय के साथ में, तो मेदिनी राय के साथ में कब हुआ था? तो 1 साल बाद, यानी इसके 1 साल बाद। तो कितना हुआ था? 1528 में हुआ था। कब हुआ? 1528 में। और अगर डेट पूछे तो 29 जनवरी था। कौन सा था? 29 जनवरी। और इसको हम लोग जानते हैं चंदेरी के नाम से। किसके नाम जानते हैं? तो चंदेरी के युद्ध के नाम से। कहता है कि इसके बाद अगर बात करें कि और कोई था कि नहीं, तो कहता है कि बाबर इब्राहिम लोदी के साथ भी लड़ा था। और ये वाला लड़ गया था कब? तो 1526 में। सबसे पहले यहीं से बोहनी किया था, 1526 वाला सबसे पहले स्टार्ट किया है, 1526 से लड़ना स्टार्ट किया। और उस दिन कितना था? तो 21 अप्रैल था। क्या था? 21 अप्रैल था। और वहीं से, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से इसी को जानते हैं। कौन सा? तो बाबर इब्राहिम लोदी के साथ में लड़ा था उसको। अगर बात करें कि इसका जो चौथा था वो किसके साथ मिला रहा था, तो ही अफगान के साथ मिला रहा था। कब लड़ा था? तो 1529 में। और इसी को हम लोग बोलते हैं घाघरा का युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घाघरा का युद्ध। तो हमसे बोल रहा था कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके साथ में हुआ था, तो किसके किसके बीच में हुआ? तो बाबर और किसके बीच में? इब्राहिम लोदी के बीच में। कब हुआ था? तो 1526 में। चलिए अगला सवाल। शैवालों का अध्ययन कहलाता है, तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाएगा? देखिए तो हम लोग देखते हैं पोमोलॉजी किसको बोलेंगे सर? तो पोमोलॉजी हो जाएगा फल का। अगर बात करेंगे ऑर्निथोलॉजी तो हो जाएगा पक्षी का। पक्षी का ऑर्निथोलॉजी। एंटोमोलॉजी किसका सर? तो एंटोमोलॉजी किसका हो जाएगा? तो कीट का। अगर बात करें फाइकोलॉजी तो वाला किसका है? शैवाल का। तो देखिए तो शैवाल का कौन सा था? फाइकोलॉजी। और इसी ढंग से आता है, इसको बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। और ये माइकोलॉजी किसको बोलते हैं? तो कवक का अध्ययन होता है। किसका होता है? कवक का। तो हमसे बोला था शैवालों का अध्ययन क्या? तो फाइकोलॉजी, ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल। एकता भूमि का संबंध किनसे है? अगर एकता भूमि की बात करें तो ये सब जितना भी है एकता भूमि क्या था भाई? तो किन्हीं का समाधि स्थल था। और ये किनका था? ज्ञानी जैल सिंह का। किसका था? ज्ञानी जैल सिंह का। अगर बात करें सर जगजीवन राम का क्या था उनका, तो उनका बोलेंगे समता स्थल। क्या था? समता स्थल था। अगर बात करें गुलजार लाल नंदा की, तो गुलजार लाल नंदा का क्या था? नारायण घाट। क्या था? नारायण घाट। अगर मोरारजी देसाई की बात करें तो इनका था अभय घाट। अब देखिए मैं इतना बता दिया हूँ, और समाधि स्थल का मैं एक स्पेशल वीडियो भी बना दिया हूँ, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज बस इतना ही, और फिर से हम लोग कोई वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास में भेजेंगे। आपके पास जितने ग्रुप होंगे आप उसमें भी शेयर कर देंगे। और अगर अच्छा लगा है, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे होंगे, तो अपना प्यार दे दीजिएगा, अपना इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा भी मन तरोताज़ा हो जाए। अपना जो भी आपको जिस ढंग का लगता होगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कुछ कमियां होगी उसे भी बताएं, या तो आपको अच्छा लगता है तो आप उसके बारे में बताएं सर, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं और भी अच्छे से वीडियो बना सकूं। तो चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।